मुझ पे वो मेहरबान है शायद, फिर मेरा इम्तहान है शायद। उसकी खामोशियां ये कहती है, उसके दिल में जुबान है शायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर भजनलाल शर्मा निकले क्या? अटकलों का बाजार जो पहले से गर्म था फिर से रोशन हो उठा। क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है? अब अटकलों का क्या, ये तो लगते ही रहते हैं, मगर जिस तरह से आह्लादित होकर प्रसन्नचित्त होकर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके भजनलाल शर्मा, ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ सुना आए हैं और उनकी खामोशियों में ऐसी जुबान थी कि भजनलाल शर्मा को कोई बड़ा आशीर्वाद मिला है। जो लोग वहां पर खड़े थे संसद भवन में, वो बता रहे थे कि 25 मिनट की मुलाकात के बाद भजनलाल शर्मा बेहद खुश थे। वैसे वो खुश ही रहते हैं, मगर उसके बाद वो अमित शाह से मिले तो कहा गया कि अमित शाह से मिलने का मतलब है कि कुछ फीडबैक देने गए होंगे, क्योंकि अमित शाह फालतू की बातें नहीं किया करते हैं। वो बताते हैं करना क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते हैं तुमने किया क्या है। उसके बाद वो लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले, ओम बिरला से, फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से भी मिले। जब बाजार अपने सवाब पर आ गया अटकलों का, तो फिर लगे हाथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिख भी दिया कि हम 2 साल पूरा कर रहे हैं और इस मौके पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट करने गए हुए थे और उनको आमंत्रित करके आए हैं। एक मसला फंसा हुआ था कि ये जश्न अजमेर में हो या जयपुर में हो, वो तय हो गया है। प्रधानमंत्री आएंगे, ये भी कहा जा रहा है कि करीब करीब तय हो गया है। अभी फाइनल मुहर इस बात पर नहीं लगी है, मगर क्या 25 मिनट तक भजनलाल शर्मा आमंत्रित ही करते रहे? ऐसी भी बात नहीं है। वो पूरी तैयारी के साथ गए थे कि हमें क्या क्या कहना है और किसको किसको लेकर फीडबैक देना है। मंत्रियों के फीडबैक में जो वो लेकर गए थे, उसमें गजेंद्र सिंह खीमसर से वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसिव मिनिस्टर हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में और उन्हें लेकर वो बार बार फंसते रहते हैं। इसके अलावा मदन दिलावर से वो हलकान हुए हैं। उनके शौर्य और पराक्रम से भजनलाल शर्मा परेशान रहते हैं। बार बार उनके शौर्य पर दिल्ली से फोन आता है और फिर उन्हें बैकफुट पे आना पड़ता है। इसी तरह से झावर सिंह खर्रा जो यूडीएच मंत्री हैं, उन्हें लेकर भी उनका फीडबैक ऐसा कहा जा रहा है कि वो विभाग में एक संत की तरह हैं, जिन्हें दिलचस्पी कम है। विभाग उनमें दिलचस्पी लेती है, मगर वो विभाग में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। और किरोड़ी लाल मीणा बेचैन आत्मा हैं, वो आराम से न रहते हैं न रहने देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी बातों को सुन लिए हैं और अमित शाह ने भी ये बता दिया है कि करना क्या है, मगर ये 4 फीडबैक ऐसा कहा जा रहा है कि वो देकर आए हैं। और देने के बाद देखिए बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, उसके आधार पर ये कंक्लूजन निकलता है। बाकी तो कोई यहां रहता है नहीं, ना कोई सूत्र है जो बताए वहां पर, मगर कई मुलाकातों में जो बात निकल कर आती है उसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये बातें वहां हुई होंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि पानी को लेकर हम क्या कर रहे हैं, बिजली को लेकर हम क्या कर रहे हैं, नौकरियों को लेकर क्या कर रहे हैं, किसानों को लेकर क्या कर रहे हैं, सहकारिता को लेकर क्या कर रहे हैं। और मोगैम्बो खुश हुआ। जब मोगैम्बो खुश हुआ तो फिर वो निकले और निकलकर बाकी मुलाकातों में लग गए। अब मंत्रिमंडल में क्या होगा, मंत्रिमंडल का क्या होगा, इसे लेकर फिर से अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हो गया कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर थे
तो सरकारी पत्र जारी हुआ कि कल 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसके ठीक बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अब ऐसी अर्जेंसी क्या हो गई कि दिल्ली में गए हैं मुख्यमंत्री और वहां से यह जारी किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कहा गया गुजरात के तर्ज पर यहां पर भी इस्तीफे ले लिए जाएंगे, क्योंकि अपनी परिपाटी को बीजेपी सरकार दोहराती है, तो गुजरात मॉडल को यहां पर दोहरा सकती है। सारे मंत्रियों के इस्तीफे एक साथ ले लिए जाएंगे और फिर नए मंत्री बनाए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की बैठक में यह जरूर इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कर देना चाहिए, मगर हरी झंडी नहीं मिली है। यहां पर यह तय नहीं होना है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होगा या फिर मंत्रिपरिषद में किसकी छुट्टी होगी और मंत्रिपरिषद का गठन कब होगा। यहां पर आला कमान और हाई कमान ही तय करेंगे। वहां वाला आला कमान हाई कमान नहीं, जिन्हें आला कमान हाई कमान तो कहा जाता है, मगर जिन्हें तय करना होता है वो डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट के टेबल पर कई दिनों तक तय करते रहते हैं। फिर वो तय होता है नहीं होता है पता नहीं, पर बीजेपी में तो ऐसे ही तय होता है। जैसा कि गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे थे कि हमारे लिए 2-4 मिनट का काम है, वहां पर इतना ज्यादा माथापच्ची नहीं होता है कि करना क्या है। वो यूं फैसला हो जाता है, सुना दिया जाता है और फिर हो जाता है। क्योंकि आप जब बुलंदी पर रहते हो तो फैसले ऐसे ही लेते हो। ताश के पत्ते की तरह मुख्यमंत्री बदला करती थी कभी कांग्रेस, जिसमें आज इतना साहस नहीं है ये कह पाए कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहेगा या जाएगा। ये साहस किसने छीना है, आपको याद है ना? इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में विस्तार होना तय हो गया है। अब कब होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि मलमास शुरू हो जाएगा। अब अभी 2 साल का जश्न पूरा होना है, जिसमें जो 2 साल तक काम किए हैं मंत्री उन्हें रहने दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट से पहले होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बजट सत्र के बाद होगा, मगर तारीख अखबार वाले नहीं बताएंगे। कुछ बीजेपी नेता तो यहां तक कहने लगे हैं कि भाई साहब सारे मीडिया वाले मिलकर आप कहना शुरू कर दो कि मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बीजेपी फेरबदल कर देगी, क्योंकि बीजेपी को मजा आता है चौंकाने में। कैसा लगा? अब पत्रकार कह रहे हैं होगा होगा इसीलिए टल रहा है। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा सरलीकरण हो गया। ऐसा बीजेपी नहीं सोचती होगी, मगर परसेप्शन ऐसा है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी ऐसे ही सोचा करती है। पर अब मंत्रिमंडल का गठन दिल्ली से होना है और दिल्ली से नाम रखे जाने हैं और दिल्ली से ही कटने हैं। जिन नामों को लेकर भजनलाल शर्मा उहापोह में थे वो सारे नाम बता दिए गए हैं। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो समीकरण बनेगा उसमें वो बैठाए जाएंगे, हटाए जाएंगे। बहुत सारे मंत्रियों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, जो बार बार फोन करके पूछ रहे हैं, या जिन्हें बनना है वो भी फोन करके पूछ रहे हैं कि राजभवन में तैयारी कैसी है। राजभवन से कहा जा रहा है कोई तैयारी नहीं है और कहीं से कोई सूचना भी नहीं दी गई है कि युद्ध स्तर पर इंतजाम रखिएगा, फोन आ जाएगा और तुरंत तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा भी कोई आदेश नहीं आया है। तो खैर, मिट्टी डालिए इस बात पर देखिए जिस तरह के कामकाज को लेकर भजनलाल शर्मा चल रहे हैं, विपक्ष में पता नहीं क्यों एक परसेप्शन है कि हम विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं या जीत रहे हैं। ये ठीक वैसा ही परसेप्शन है जैसा बिहार में तेजस्वी के साथ था और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ था। ये मोबाइल कांग्रेसियों को मार रही है। पता नहीं राहुल गांधी की जितने भी वीडियो आजकल आ रहे हैं वो मोबाइल देखते हुए आ रहे हैं। कांग्रेसी कुछ ज्यादा ही मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल पर इनकी सरकार 100% बनती रहती है, हकीकत में बने या नहीं बने। और बीजेपी ने ऐसा लग रहा है इन्हें लत लगा दिया है कि तुम मोबाइल पे ही राजनीति करो, हम जमीन पर करेंगे। जिस तरह के हालात मैं देख रहा हूं, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सड़क को लेकर,
राजस्थान में कोई बड़ा आंदोलन कहीं से नहीं हो रहा है, ये बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मैं इसे भजनलाल सरकार की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भजनलाल सरकार भजनलाल के नाम पर न आई है, न भजनलाल के नाम पर जाएगी। नीतीश कुमार इधर देखते थे, उधर बोलते थे, फिर भी 200 पार लाए हैं, तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि जमीन पर बीजेपी दिखाई दे रही है। जो एसआईआर को लेकर बार बार शक करते हैं, एक बार बिहार घूम आए, उन्हें पता चल जाएगा कि नीतीश सरकार क्यों आ गई और तेजस्वी क्यों नहीं आए। पर वाकई में अगर पानी, बिजली, सड़क और नौकरियों पर काम हो, तो मुझे लग रहा है कि जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि ज्यादा ठग मुख्यमंत्री हमारे पास है या नहीं है, जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ना बोलने वाला भी मुख्यमंत्री चलेगा अगर काम हो रहा है तो। पर जिस तरह से अशोक गहलोत, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक पत्रकार, नौजवान पत्रकार इन दिनों पूछ लिया करते हैं कि सरकार आई तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे तेजस्वी से पूछा गया था कि सरकार बनेगी तो किस किस बीजेपी शासित के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे राज्य के, तो अशोक गहलोत से भी पूछ लिया। उन्होंने कहा कि देखो, एक ज्योतिषी ने कहा है चौथी बार के लिए, इसीलिए इस तरह की बातें उठते रहती है। अब कौन ज्योतिषी मिल गया उन्हें, या किसी पत्रकार ने बता दिया, किसी सलाहकार ने बता दिया कि एक ज्योतिषी ने कहा है कि चौथी बार भी आप बन सकते हैं। सचिन पायलट के समर्थक मान के चल रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि कांग्रेस के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे बड़े नेता नहीं हुए जितने गोविंद सिंह डोटासरा हैं, कि जननायक हैं, आम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। टीकाराम जूली के समर्थक कह रहे हैं जब ये सब लड़ेंगे तो इनका भी नंबर आ सकता है। पर हकीकत यह है कि अभी किसी भी मापदंड से कांग्रेस की सरकार कहीं से आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आप देख लें तो 9 आई है कांग्रेस की, गठबंधन की 11 मान लें तो उनकी 14 है। 11 और 14 के सीटों के हिसाब से बीजेपी की सरकार बन रही है। उपचुनावों की मान लें तो भी 7 में से ये 2 जीते हैं, 5 वो जीते हैं, तो भी बन रही है। तो फिर कौन सा ऐसा दिखाई दे दिया है ये सोशल मीडिया पर, ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के अलावा, जहां पर ऐसा लग रहा है कि भजनलाल शर्मा की सरकार अलोकप्रिय हो गई है, जो सपने देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो हम मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अब बताओ, जिस तरह का झगड़ा जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर इनमें मचा हुआ है, मैं बार बार कह रहा था कि राहुल गांधी चाहे जितना पहाड़ खोद लें, चूहा ही निकलेगा और इतना छेद कर जाएंगे ये पहाड़ में कि राहुल गांधी को पता ही नहीं चलेगा कि वोट कहां से निकला। कांग्रेस का सृजन अभियान है कि विसर्जन अभियान है। जिला अध्यक्ष के लिए इस तरह से लड़ रहे हैं, जयपुर के जिला अध्यक्ष के लिए ऐसे लड़ रहे हैं, बताइए मुख्यमंत्री के लिए कैसे लड़ेंगे। और जब ऐसे लड़ते हुए एक जिला अध्यक्ष के लिए, पद के लिए जनता देख रही है इन बड़े नेताओं को, तो किस भरोसे इन्हें चुनेगी पता नहीं। पर तैयार सब बैठे हैं सूट सिलवाकर, जो फिलहाल दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए भजनलाल शर्मा रहें या जाएं, बीजेपी की सरकार पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और किसी भी सरकार बीजेपी की किसी भी राज्य में रही हो, जहां पर मुख्यमंत्री के रहने और बदलने से उनके सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं है। अब देखिए, जिस तरह से कर्नाटक में चल रहा है, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इतना साहस नहीं है कि वो फैसला ले पाए? मैं कह रहा हूं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अशोक गहलोत ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि कांग्रेस आला कमान को बिल्कुल बौना बना दिया है। याद कीजिए आप, ऐसा मुख्यमंत्री पंजाब का अमरिंदर सिंह, जो अपने बलबूते सरकार को रिपीट करा के लाया था, सोनिया गांधी ने बुलाया, इस्तीफा देकर चले आए, और अशोक गहलोत जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही थी सोनिया गांधी, वो सोनिया गांधी की बात को मानने से इंकार करती है। और यही डर सता रहा है गांधी परिवार को कि सिद्धारमैया अशोक गहलोत न बन जाएं, जिसकी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है।
आप समझिए आला कमान और हाई कमान की क्या औकात रख दी है अशोक गहलोत ने, और फिर भी ये ज्योतिषी इन्हें बता दिया है, सपने देख रहे हैं चौथी बार हम ही बनेंगे। अगर उस दिन फैसला लेकर इन्हें कांग्रेस का से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता तो शायद आज कर्नाटक में फैसला कांग्रेस ले पाती, पर अब शायद नहीं है। और इतनी बड़ी घटना 25 सितंबर को ही है कि शायद गांधी परिवार अब साहस भी नहीं कर पाए इस तरह के फैसले लेने के लिए, इसलिए ये छोड़ देती है कि आप ही डिनर पर, लंच पर और ब्रेकफास्ट पर तय कर लीजिए कि कौन क्या करेगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जरूरत से ज्यादा लोकतांत्रिक बनना भी परिवार का विनाश का वजह बन जाता है। पर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से अंता उपचुनाव के बाद प्रमोद जैन भाया को लेकर दिल्ली से जयपुर तक फोटो खिंचवाया जा रहा था, मुझे बॉर्डर फिल्म का वो सीन याद आ रहा था कि जब वो सैनिक दास को छुट्टी मिल जाती है और जश्न मनाता है तो सनी देओल चिल्लाता है कि क्यों जश्न मना रहे हो जब हमारे सिपाही यहां पर इस तरह से युद्ध के मैदान में लगे हुए हैं। बिहार हार गए हो आप इतनी बुरी तरह से, इतने उपचुनाव हार गए, लोकसभा में वो 14 जीते हैं, आप 11 जीते हो, फिर भी इस तरह की ट्रॉफी लेकर घूम रहे हो। मगर कोई सनी देओल नहीं है कांग्रेस में जो कह पाए कि ये नंगा नाच क्यों हो रहा है, ऐसा क्या जीत कर आए हो। पर वहां पर प्रमोद जैन भाया मैटर नहीं करते हैं, मैटर यह करता है कि हम बड़े नेता हैं और हमारी वजह से हुआ है। और ये तीनों ही जगह है, चाहे सचिन पायलट का हो, चाहे अशोक गहलोत का हो, या गोविंद सिंह डोटासरा का हो, और यही जिला अध्यक्षों के बनने और बनाने में चल भी रहा है कि हमारे खेमे के कितने बने, तुम्हारे खेमे के कितने बने। काश ये तीनों मिल जाते, चारों मिल जाते, जूली भी, और एक साथ ही सबसे मिल लेते, फिर कैसे तय हो पाता कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, किसके यहां ज्यादा आए हैं। इसलिए अलग अलग मिल रहे हैं, सब अलग अलग फोटो जारी कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए, पार्टी की हालत ऐसी है और तुम्हारी चाल ऐसी है। पर कहे कौन, खुद ही नेता घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी में भी कार्यकारिणी की सूची जारी हुई है। बहुत लोगों को नाराजगी हो सकती है, मगर बहुत सारे ऐसे नेता को जानता हूं जो अलग अलग कैंप में सक्रिय थे, उन्हें कोई मौका नहीं मिला है। अब कहने वाले कह देंगे देखिए वहां पर तो क्या सुबुगाहट इसलिए नहीं हुई क्योंकि पार्टी मरी हुई है, और हमारे यहां जो उछल कूद मची हुई है क्योंकि हम जिंदा हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि बंदर दिन भर उछले और शेर कहीं बैठ जाए, बाघ कहीं बैठ जाए तो घंटों ना उठे, फिर कहो कि हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं, जान है मुझ में। ये फालतू की दलीलें हैं, इन दलीलों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कांग्रेस में नेताओं में एकता नहीं होगी तब तक जिला अध्यक्ष कैंप में बटे रहेंगे और इसी तरह से जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर दिल्ली तकरार मची रहेगी। यही राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए कि आगे जाकर ये नेता क्या करने वाले हैं जब जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर इस तरह से लगे हुए हैं। क्यों रायशुमारी कराई गई थी? कार्यकर्ता हतप्रभ है कांग्रेस का, ये रायशुमारी क्यों कराई गई थी? जब इसी के बनने थे, उसी के बनने थे, तो हमारा बायोटा क्यों लिया था? पर करे क्या? तय हुआ जब केसी वेणुगोपाल के टेबल पर बैठे गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली और अशोक गहलोत ने नासिर हुसैन के जरिए खड़गे साहब की अपनी जो लिस्ट भिजवाई थी, उसमें पता है तर्क क्या था? हमारे पास तो पैसा नहीं है, इसके पास पैसा है, जिला अध्यक्ष बनेगा तो ये कांग्रेस चलाएगा। मुझे याद आ गया, औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल 150 साल तक शासन किए, वो इसी आधार पर शासन किए कि कौन ज्यादा लगान देगा उसी को हम रियासत का मुखिया बनाएंगे। और धीरे ये कोई तर्क नहीं होना चाहिए कि किसके पास पैसा है वो खर्च करेगा, उसे जिला अध्यक्ष बना दें। इससे पार्टी का भला होने वाला नहीं है। पैसे से सियासत नहीं चलती है, पैसे से ही सियासत चलती है, ऐसी बात नहीं है। पैसा बहुत जरूरी भी है, पर ये क्राइटेरिया अगर होगा तो
झंडा ढोने वाला, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के मन में संदेह पैदा होता है और फिर ये कहते हैं कि आप कांग्रेस की आलोचना इतना क्यों करते हो। किसी भी कांग्रेसी से पूछ लो, क्या इन बातों में दम नहीं है। अब ये होता है, देखिए, आप कह सकते हैं कि बीजेपी जिस बुलंदी की तरफ जा रही है उस बुलंदी पर कांग्रेस ऐसे ही फैसला लिया करती थी, मगर जब आपके चिप्स डाउन हो, आप परेशान हो, तो फिर आपको ज्यादा समझदारी से फैसले लेने पड़ते हैं, जहां पर वो दिखाई दे नहीं रही है। मंडल और कमंडल से देश आगे बढ़ चुका है। न बीजेपी के लिए काशी और अयोध्या काम आएगा, ना कांग्रेस के लिए या फिर समाजवादी और आरजेडी के लिए जाति काम आएगी। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप नए एजेंडे के साथ आगे बढ़कर लोगों को जोड़ सकते हैं, जिसकी कमी विपक्ष में फिलहाल ज्यादा दिखाई दे रही है। आज बहस किस चीज पर हो रही है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुत्ता क्यों नहीं जा सकता है संसद भवन में। क्या कुत्ता घर के अंदर नहीं जाता है? मुझे लग रहा है कि मीडिया खिलाफ है ज्यादातर कांग्रेस और राहुल गांधी के। ऐसे में इस तरह के मसले उन्हें नहीं देना चाहिए जिसे बड़ा मुद्दा बनाएं कि देखो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कि कुत्ते का अधिकार नहीं है संसद भवन में जाने का। मुझे लग रहा है कि ये हास्यास्पद वक्तव्य है। आप जिस वर्ग को लेकर कह रहे हो कि इंडिया में इस बात पर डिबेट हो रहा है, वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो हाशिए पर रहते हैं, वो किसी भी शासन में, किसी भी देश काल परिस्थितियों में रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं करते हैं। एजेंडा आम आदमी तय करता है और बहस आम आदमी की बातों पर ही होना चाहिए। एसआईआर कोई मुद्दा ना बिहार में था, एसआईआर ना कोई मुद्दा राजस्थान में बनने वाला है। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। मंत्रिमंडल में फेरबदल हो या ना हो, बीजेपी के सेहत पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वहां पर सरकार केंद्रीकृत व्यवस्था से चलाई जा रही है, जहां पर पैनी निगाह लगी हुई है कि कौन कहां पर क्या कर रहा है। मगर कांग्रेस में निगाहें जो लगाकर बैठे हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और यही कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी भी है। मैं दिखा रहा था, किरोड़ीलाल मीणा को देख रहा था। अब देखिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। जमीन पर कार्यकर्ताओं से मिले, जनता से मिले, जनता के जो समस्याएं हैं उसे सुने। पर ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। अब किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्रालय की जनसुनवाई नहीं कर रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा जनसुनवाई कर रहे हैं आम आदमी की समस्याओं की। वो आम आदमी को भरोसा दे रहे हैं कि मैं हूं ना। हनुमान बेनीवाल अगर यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे हुए भारतीयों के साथ जंतर मंतर पर मिल रहे हैं तो भरोसा दे रहे हैं मैं हूं ना। कितने कांग्रेसी ऐसा भरोसा दे रहे हैं, ये कांग्रेस को देखने का समय है। अगर ये देखना शुरू कर दे तो फिर जनता में इनकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाए, वरना फिर से रोइएगा एसआईआर हमें हरा दिया, जबकि मुद्दा कोई और है। ये बाबा का अपना तरीका है और इसी तरीके से वो भजनलाल शर्मा के नापसंद होने की वजह से भी मंत्री के पद पर बने हुए हैं। अब देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।